अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं किरण आफ्ताब। हमने बहुत सारे मौज़ूआत आपके लिए इकट्ठा किए हैं और करने भी चाहिए थे भाई। पूरे दिन की खबरें थी और अभी पूरा दिन पड़ा है, तो फिर पूरा दिन आपके सामने, तो क्यों ना हम पहले एक अच्छी सी बात आपके साथ में कर लें। अल्लाह का नाम सबसे पहले लेना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ सबसे पहले करनी चाहिए। और अपने लिए क्या करना चाहिए, कभी सोचा है आपने? मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह की अता पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, जितना कहे उतना कम। और अपनी ख़ता पर अस्तग़फ़िरुल्लाह। और बात बस इतनी नहीं होनी चाहिए, जब आपसे गलती हो तो कोशिश करें कि वो दोबारा ना हो, और जब किसी दूसरे से गलती हो तो कोशिश करें कि अगले मरहले पे आपका दिल साफ़ हो। तो दिल के साफ़ रखने का जहाँ तक मामला है, इसमें बहुत सारे सीरियस मामलात भी आते हैं। आज हम उनका भी तज़किरा करेंगे, और क्यों ना हम जल्दी से बिल्कुल क्विकली कुछ ख़बरें भी शामिल कर लेते हैं। बहुत बड़ी ख़बर और बहुत ज़रूरी ख़बर आई, और इसके बाद बहुत सारी बहस भी हुई। ख़बर क्या थी जी? पैमरा ने इमरान खान की तकरीर, उनके बयानात बराह रास्त हो या फिर रिकॉर्डेड, इस सब को नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा के मुताबिक इमरान खान रियासती इदारों पर मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ामात और नफरत अंगेज़ बयानात दिए चले जा रहे हैं। उनके बयानात से नक्शे अमन का ख़तरा है। वो बात कुछ इस तरह से करते हैं कि वो अपने सपोर्टर्स को गुस्सा दिलाते हैं और झूठ पर मबनी कंटेंट सामने लाते हैं। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। इस खबर का तज़किरा लाजमी होगा, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हमारे पास हैं आपको देने के लिए। मारूफ गुलकारा हदीक़ा कियानी, कौन नहीं जानता उनकी आवाज़ से, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। लेकिन जो हुकूमत सोचती रही कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो उन्होंने कर दिखाया। मैं बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ। लोग कितने परेशान थे, सर्दी का, धूप गर्मी का उनको सामना था। बलूचिस्तान में 100 मकानात तामीर कराए हदीक़ा कियानी ने, सैलाब मुतासरीन में तकसीम भी कर दिए। तो सिर्फ घर हैं, इसके अलावा क्या क्या कुछ है जो उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार किया। उनके साथ गाने भी गाए, मैं आपको इनके मनाजिर भी दिखाऊंगी, और आज हमने उनको दावत भी दी है। ये लोग तो कह रहे थे हमारी टीम के सरप्राइज़ रखिएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छी बात है, फौरी बता देनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके एक मसले का भी तज़किरा है। और वो क्या है? महंगाई हम सब के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। रमज़ान से पहले ही मुल्क भर में आटा महंगा हो गया। माफिया ने गंदम ज़ख़ीरा कर ली। कराची में आटा 125 से 160 रुपए किलो हो गया है। देख रहे हैं आप दाम कहाँ पहुँचे। सिंध हुकूमत ने आटा 95 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त करने का ऐलान किया है। अमल दरामद कौन कराएगा? शहरियों को इसका इंतज़ार है। पंजाब से आटे की जो सप्लाई है ये बंद हुई। पेशावर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है, ये भी हुआ। इस सबके साथ साथ इसी से जुड़ी एक और ख़बर भी है। रमज़ान रिलीफ पैकेज, इसका भी ऐलान कर दिया गया। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस रिलीफ पैकेज का रोज़ों से पहले ऐलान होगा, उसकी क्या क्या खुसूसियात होंगी। तो उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं बताऊँ आपको। अभी पहले ही जो पिछले साल के मुकाबले में ना, इसको इस बार कम रखा गया है। 3 अरब रुपए की कमी इसमें हुई है। 19 बुनियादी अशिया ऐसी हैं कि जिस पर सब्सिडी मिलेगी, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसके जो मुस्तहिकीन हैं उनको इस पर घी पर 100 रुपये, आटे पर इस सब के साथ साथ 52 और चीनी पर 30 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। तो कुछ आइटम्स हैं कि जिनके ऊपर पैसे कम हुए हैं उन लोगों के लिए कि जिनको हमारा हाथ थामने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इस बारे में भी आपको बताएंगे। बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है कराची में, और वो है स्पोर्ट्स से जुड़ा। कराची गेम्स जा रही हैं भाई। गुज़िश्ता रोज़ मज़ार क़ायद से गवर्नर हाउस तक एक साइकिल रेस निकाली गई, इसका एहतमाम किया गया। कौन था जो नहीं शरीक था? ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे, और इसके मनाजिर भी आप देख रहे होंगे। बहुत ब्यूटीफुल, सो कूल, देख के अच्छा लगा। अच्छी कोशिश है ये। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने फिर जो लोग जीते तो उन्हें इनामात भी दिए। जीतने वालों को इनाम तो मिलना चाहिए ना। तो ये सारी की सारी खबरें हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है कि खबरें इसके अलावा नहीं है तो जी नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी खबरें हैं आपको बताने के लिए। बहुत सारी मालूमात है आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको जो है ना कुछ एक अहम खबर के बारे में बता दें, तफसील के साथ बात कर ले। एक डिबेट का आगाज़ हो गया है, बड़ी डिबेट का आगाज़ हो गया। पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, और फिर अब उसके बाद में उस सब को नशर करने पर पाबंदी। अब इसके ऊपर भी बहस है। पैमरा ने इदारों पर मुसलसल जो बेबुनियाद इल्ज़ामात इमरान खान की तरफ से लगाए जा रहे थे, नफरत अंगेज़ बयानात मुसलसल वो दे रहे थे,
और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा था, तो इमरान खान की तकरीर हो, उनकी गुफ्तगू हो, उनका खिताब हो, उसका कोई टुकड़ा हो, ये सब कुछ अब नशर नहीं किया जा सकेगा। इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम सैटेलाइट चैनल्स इस बात को यकीनी बनाएं और उनके बयानात को नशर न किया जाए। एडवाइजरी सबको भिजवा दी गई है और हिदायत की गई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसलसल जिस तरह से इदारों पर बेबुनियाद और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसको वाकई बैठ कर के सुना नहीं जा सकता अपने घर वालों के साथ में, तो इस सब के बहुत बुरे असरात भी पड़ रहे हैं। नफरत अंगेज़ बयानात हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू करने का एक तरीका होता है, वो उससे बहुत आगे निकल कर बात कर रहे हैं, इसी वजह से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पैमरा की तरफ से ऐसा कहा गया है, टीवी चैनल्स पर इमरान खान का कोई भी बयान नहीं चलेगा, गुफ्तगू नहीं चलेगी, बराह रास्त या फिर रिकॉर्डेड, इस तरह से उसको नशर नहीं किया जा सकेगा। मैं आपको याद दिला दूं कि पैमरा ने ये पाबंदी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 के तहत आयद की है, ये करना पड़ा है। तो अब जनाब, ये तो एक ख़बर है, हम कोशिश करेंगे अब क्या करने की। जी, बिल्कुल सही समझे आप, हम सब कोशिश कर रहे हैं महंगाई से लड़ने की, और महंगाई हमसे ही लड़ने आई। पेट्रोल महंगा हुआ और इसका असर सब तरफ गया। डॉलर की कीमतें उफ, ये तो आसमान पर पहुंच गई। अब रमज़ान सर पर है और हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब? पिछले साल के मुकाबले में इस साल 3 अरब रुपए की कमी की गई है। 19 बुनियादी आइटम्स ऐसी हैं कि जिस पर सब्सिडी दी जाएगी। मुल्की मईशत पर बात करेंगे, हमारे साथ माहिर मईशत हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप समझ रहे होंगे ना, अकेले बातें करती रहेंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज इस महंगाई को समझने की और हम लोग कब तक इससे लड़ते रहेंगे इस बात को जानने की कोशिश करूंगी। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं, नया दिन को वक्त दे रहे हैं। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. I'm very well. देखिए, कितनी अच्छी बात है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, और हम दोनों, क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये कहने से कासिर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। कुछ आसान नहीं हुआ। ये मुझे बताइए ना, ये महंगाई कहाँ जाके रुकेगी? ये शाबान गुजर रहा है, रमज़ान आ जाएगा, ईद क्या हमारी फीकी कर दी जाएगी? देखें, एक तो ये बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फूड इन्फ्लेशन जो 40-45% है पाकिस्तान में, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है हर इंसान पर, ख़ास आम। कुछ 1-2% उन लोगों को अगर आप निकाल दें जो बहुत हाई इनकम अर्नर्स हैं मुल्क में, बाकी सब मतलब 95% लोगों पर ये बहुत ही मुश्किल है कि इतनी फूड इन्फ्लेशन हो। एक पूरी आपकी फूड बास्केट जो है वो 100 रुपए की हो और वो आज फूड बास्केट जो है 140 या 45 रुपए की हो जाए 1 साल बाद, क्योंकि आपकी इनकम्स नहीं बढ़ी। एक तो यह है कि इसकी बहुत सी वजूहत है, हम टेक्निकली बात कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बहुत कमज़ोर है। हमें बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्टेड कीमतें ज़्यादा हैं। अब हमें करना क्या है अगर हमने इसको गुजारना है ये वक्त, और ये वक्त अगले 4-6 महीने आसान होने वाला नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप अपना थोड़ा सा तर्ज अमल बदलें, आप अपना थोड़ा सा तर्ज ज़िंदगी बदलें, आपको जो तकलीफ है होगी तो पर कम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो पर कम बढ़ेगी। इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, हर शादी पर जाना ज़रूरी नहीं है। हर उस इंसान को अगर कोई ऐसा हो, कोई तकलीफ में है आपका रिश्तेदार, आप बहुत सा पैसा खर्च करके दूर जाएं। मैं अब थोड़ी सी इस तरह की ये बातें इसलिए करता हूँ, आप बहुत दूर जाएं। आप अगर कोई तकलीफ में है तो उसको मदद के लिए पैसे भेज दें। मेरा ये मतलब है कहने का कि आप थोड़ा सा अपने तर्ज अमल को भी प्रोडक्टिव करें। तीसरी चीज़ अब आपके सामने ये रखूंगा कि अगर आप घर में बिजली का बिल चाहते हैं कि कम हो, तो अपना गीज़र कम से कम इस्तेमाल करें अगर इलेक्ट्रिक गीज़र पे हैं, बिकॉज बहुत से लोग हैं। आप बिजली की जो इस वक्त यूज़ है घर में, अगर 2 कमरों में कर रहे हैं तो उसको 1 कमरे में कर दें, उस वक्त एटलीस्ट जब सब इकट्ठे हों, सब फैमिली इकट्ठे हों। बात आपकी कट रही है, सो सॉरी, लेकिन मुझे ये बताइए, ये सब एहतियात मेरे लिए है? ये सब एहतियात मिडिल क्लास के लिए है? ये इस सवाल का जवाब ना मैं किसी को नहीं दे पाती। अगर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए, ये पाबंदियाँ हमारे लिए, ये आधा दिल मार के हम जिए, हम तो पहले ही परेशान हैं। तो ये बताइए ना, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी वो पे करे टैक्स सबसे ज़्यादा जो अर्न कर रहा है सबसे ज़्यादा, ये क्या अभी भी ख्वाब है?
ये आपकी बात दुरुस्त है। इस पे भी इसको मैं सेकंड पार्ट में एग्री करता हूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट के साथ एक इंसान का, एक सिटीजन का वो क्या है। अच्छा, इसी तरह आप अपने गैस के बिल को भी कम कर सकते हैं। गैस के बिल को कम करने का तरीका आपको पता है, कई से पाकिस्तान में हमने गैस का ज़िया किया है। लोग, ऐसा भी वक्त था, सस्ती थी गैस, हम चूल्हा जला के छोड़ देते थे हल्की आग पर, कि आएंगे दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, माचिस कहाँ जलाएंगे। सो उसको कम करें, ट्रांसपोर्ट कम करें। अगर आपने बहुत 3 दफ़ा जाके आप सब्जी खरीदते हैं तो उसको 2 दफ़ा कर दें। इतवार बाजार का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा ये काम करें कि सर्दियाँ थी तो एसी की बजाय स्वेटर पहने, गर्मियाँ हैं तो पंखे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पर कपड़े इस तरह के पहने कि आपको कम से कम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़े। क्रॉस वेंटिलेट करें अपने घर क्या को। मुझे बताएं, ये लास्ट टाइम चीज़ें शॉपिंग पे कब गए थे आप? ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। आप यकीन करेंगे, मैं तो आप शॉपिंग यकीन किया हूँ। करें, लॉन का सूट अच्छा होता है गर्मियों में पहनने के लिए, कितना महंगा हो गया है, कभी सोचा है इस बारे में? अरे तो आप ये फैसला करें कि इस साल नए प्रिंट्स नहीं खरीदने। मैं आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस। और अगर आप आज नए प्रिंट्स ना खरीदें और यही पैसा किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं मेरा घर भी मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि और ये मैं आपको ऑनेस्टली ये चीज़ रख रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार हम फ्लड्स वालों को भूल गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम फ्लड्स वालों को भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें एक खतीर रकम वहाँ डालनी चाहिए। उन्होंने जो रकम तो बहुत ज़्यादा है, पर यही आई थिंक इस्लाम की रूह है कि अगर आप वो रकम डालते हैं जिससे आपको फील हो कि यार ये मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस है। सो अगेन दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वक्त, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ये वक्त बहुत मुश्किल है लोगों पर इसके साथ साथ ये बात जो ये आपका तर्ज जिंदगी जो है आपकी जिंदगी को बेहतर गुजार सकता है। हमने तो बहुत से घरों में, बहुत से लोगों में, बहुत से दोस्तों में, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और मैं मतलब जिस फोरम पे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी आपको बताऊँ हम यही डिस्कशन करते हैं। मैं एक जापानीज वेबिनार में था, ठंड थी वहां पे, तो उन्होंने सबसे बड़ी ये बात की कि आप लेयर अप अपनी स्वेटर्स को, और जो एसी है जिसको वो एयर कंडीशनिंग कहते हैं, जो हीटिंग एंड कूलिंग करती है, उसको इस पे रखें कि आपका बिल जो है वो ड्रॉप कर जाए बाय 30%। सो ये तो अक्रॉस द बोर्ड बात है। दुनिया में महंगाई अक्रॉस द बोर्ड है, पाकिस्तान में इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है इसका। मेहंदी, शादी, वलीमा, 3 फंक्शंस पे लोग जाते हैं, आप एक पे चले जाएं, पेट्रोल भी बचा, आप को कपड़े भी कम बनवाने पड़ेंगे। मैं एक्चुअली ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले महीने जो महंगाई की शरह आएगी वो 31% से भी बढ़ी हुई आएगी। बिकॉज हर चीज की इस वक्त पाकिस्तान में जो पैदावारी सलाहियत है, जो रुपया स्लाइड किया है डॉलर के अगेंस्ट, हमें तकलीफ लोगों को बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं लोगों पे ओनस इसलिए डाल रहा हूँ। अब आप कहें कि हुकूमत को तो देखें बहुत से काम करने चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट एट ए टाइम, जबकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। इसे हम इनहराफ नहीं कर रहे कि हुकूमत का काम बहुत बड़ा है। हुकूमत का काम ये था कि सप्लाईज जो हैं वो मौजूद हों। जैसे ही आटे की शॉर्टफॉल हुई, आपने देखा आटे की कीमत बढ़ गई। पोल्ट्री की फीड की शॉर्टफॉल हुई, पोल्ट्री की कीमत बढ़ गई। अगर अक्रॉस द बोर्ड स्मगलिंग होती है तो डॉलर पे इम्पैक्ट आता है। ये सब बातें आपकी दुरुस्त हैं, पर ये भी तो हमारा फर्ज है ना फिर हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट। चलिए मैंने कर लिया ऐसे। देखिए आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये आप बहुत दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। वो कराची से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके स्वात तक, पूरे पंजाब में बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हमें अपने तर्ज फिक्र को बदलना होगा, करना पड़ेगा हमें ऐसे। और है ठीक है, मैंने मान लिया है महंगाई जो है ना वो वाकई पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन आप ये बताइए ना, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले तभी भी दबाव रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पेट्रोल के पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, उसमें हुकूमत ने थोड़े रिलीफ की कोशिश भी कर ली, महंगाई फिर भी अपनी जगह है। और आप खुद कह रहे हैं महीने बाद क्या होगा। सर, जिसकी तनख्वाह 35,000, 40,000, 55,000 है, उसका बजट कहाँ जाएगा? ये महीना उसके लिए मुश्किल है और आप कह रहे हैं अगले 2 महीने उसके लिए और मुश्किल होंगे। जी दुरुस्त। सो अब उसको क्या करना है? सो नाउ आई एम टॉकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैंने इससे इनहराफ नहीं किया कि हुकूमत के जो काम है हमने सामने रखे। उसको ये करना है कि उसके घर अगर कोई बेटा, उसके घर अगर कोई बेटी, उसकी स्पाउस, अगर खातून काम कर रही है तो मर्द को ये करना है। उनको कोई पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहिए।
पार्ट टाइम से काम है कि अगर मेरी कोई कॉर्नर शॉप है, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ। अगर मैं शाम को 50 रुपए भी कमा लूँ, तो कोई बात नहीं। मैं कहीं अगर सिलाई कर सकता हूँ, तो मैं वो कर लूँ। अगर मेरी बहन सिलाई कर सकती है, तो वो कर ले। हम्म। मैं इस वक़्त बहुत ही प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है लोगों को। मैं सही। जानता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को मिलता हूँ, मैं उन लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ। मैं वो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ जो सिर्फ़ एक मैक्रो लेवल की गुफ्तगू करे। जी ये लोग जब तक इनको हम दुरुस्त। नहीं समझाएँगे कि आपकी बेटी जो है वो बहुत ही काबिल है, उसने अगर एफएससी भी पास किया है तो वो एफएससी की मैथ्स की ट्यूशन दे सकती है। वो ये एडवर्टाइज़ करे कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँगी। वो ये मैथ्स अगर 1 घंटा ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकती तो कहीं किसी के घर जाए या वो किसी के घर आए, वो उसकी काबिलियत को इस्तेमाल करें और वो 1000 रुपए की भी ट्यूशन और देगी तो उसको फ़ायदा होगा। हरकत में बरकत है। हरकत में इस वक़्त बरकत है, और ये हर ग्रुप ऑफ एज के लिए आप कह रहे हैं। अब देखिए, मुझे मैं बताइए कुछ, जी बात भी मुकम्मल करें, साथ में मुझे ये भी बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ना, वो नौजवानों को होप्स की ज़रूरत है। सबसे वो ज़्यादा उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा उन्हें मसरूफ़ रहने की ज़रूरत है। तो अब अगर बताइए कि ये मैट्रिक भी इस सब, किया है, तो वो टेक्निकल 8वीं एजुकेशन भी क्लास हो, की एजुकेशन भी हो, किस ट्यूशन तरह दे से हो सब सकती कुछ है। आसानी से? वो अगर मैट्रिक भी किया है, तो 8वीं क्लास की ट्यूशन दे सकती है वो बहन मेरी। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि आप जितनी हरकत करेंगे, आप ज़िंदगी में जितना लेथार्जिक होंगे, हुँ। उतनी ही इनकम कम बनेगी। मैं दिन में 14 घंटे काम करता हूँ, पर 14 घंटे काम में से कोशिश ये करता हूँ कि मेरी जो पैदावारी सलाहियत है, वो बहुत ज़्यादा हो। कि कोई भी हुँ। काम, अगर मैं टीवी भी देखूँ, तो मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, तो मैं वही प्रोग्राम देखता हूँ। लोग कहते हैं, "आप इतना प्रोग्राम देखने के लिए भी सोचते हैं।" मैं सोचता इसलिए हूँ कि ताकि मैं उसकी एंटरटेनमेंट पूरी रख सकूँ अपने दिमाग में, ताकि अगर मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं पूरा कर सकूँ। सही। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अपने यूथ को ये कहना है कि अगर आप मैट्रिक हैं तो 8वीं को पढ़ा लें, एफएससी हैं तो हुँ। मैट्रिक को पढ़ा लें, इंजीनियरिंग की हुई है तो जो इस वक़्त इंजीनियरिंग में दाखिल हुए हैं उनको पढ़ा लें। बहुत से लोग जो हैं वो ढूँढते हैं हेल्प। आप वो हेल्प दें, अगर कोई 5000 की ट्यूशन दे रहा है 6 बच्चों को, तो आप 2000 में दे दें वही ट्यूशन। सही। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी भी इनकम सोर्स बढ़ेगी, तो ये जो बढ़ी हुई महँगाई है, इसमें से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल की बजाय अच्छा। मुश्किल से गुज़र जाएँगे। अच्छा, ये एब्सोल्यूटली इसमें कोई शक आप नहीं है कि थोड़ा-सा इसके मुश्किल ऊपर भी हो। रोशनी डालिए। ये आप बात कर रहे हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास की। वो इस सारी की सारी ऑप्शंस को, ये जितने आइडियाज़ आप दे रहे हैं, ये बहुत उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू है। बहुत उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू है। ये मुझे बताइए, ये तो मिडिल क्लास के लिए हो गया। मिडिल क्लास के बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। लेकिन अब मुझे मज़दूर तबके के लिए बताइए, मेहनतकश तबके के लिए देखिए, बताइए, वो क्या करें? उनके वो लिए 2 उम्मीद कहाँ ढूँढें इस सारे सिनेरियो में? सही, उनके लिए 2 अथॉरिटीज़ को आगे आना पड़ेगा। एक तो वो अथॉरिटी है 2% ऑफ पाकिस्तानी या 4% या 5% मेरे जैसे पाकिस्तानी, जिनको समझना चाहिए कि जब मुझे तकलीफ़ होगी पैसे देते हुए, तो वो ही पैसे हैं जो उनकी मदद करेंगे। हुँ। अगर मैं वो पैसे दूँगा जो तकलीफ़ के बगैर दे रहा हूँगा, तो इसका मतलब है कि मैंने आज ये समझा नहीं कि मेरा मुसलमान भाई या मेरा मुसलमान बहन या मेरे वो वल्नरेबल सेगमेंट्स, वो 30 से 40% पाकिस्तानी इस मुल्क में मेरी मदद का इस वक़्त जी, जी। तालिब है। और उन मुझे आपको या जो भी इंसान है और 50,000 से अ, ऊपर जो भी कमा रहा है या जी। 60,000 से ऊपर जो भी कमा रहा है, वो 500 दे दे और 50 लाख वाला 5,000 दे दे। एक तो उनको आगे आना पड़ेगा इस वक़्त, इसमें कोई शक हुँ। नहीं। और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त करता है फिलैंथ्रोपी, इस वक़्त उसमें बहुत आगे जाना पड़ेगा। ये मैंने बिल्कुल। रिसेंटली चूँकि अपने वालिद से सीखी ये बात, तो मैं इसलिए लोगों के सामने रखा। दूसरा, अथॉरिटीज़ को और आईएमएफ को, क्योंकि ये 2 लोग इस वक़्त मुल्क की फाइनेंस चला रहे हैं, इसमें हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जब भी हुँ। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है, मैंने पाकिस्तान के दोनों प्रोग्राम, करंट वाला भी, पिछला वाला भी नेगोशिएट किया है, टेबल पे बैठ के आईएमएफ के साथ जो स्मॉल टीम थी, जो नेगोशिएट कर रही थी। उन दोनों को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा है कि हम 350-400 अरब दे रहे हैं इनकम सपोर्ट में, पर सही। हमें मिनिमम वेज बढ़ानी है। 25,000 मिनिमम वेज अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में। हमें ये भी करना है कि हमें इस जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसका जो दायरा-ए-कार है, उसको बढ़ाना है। हमें बैतुल माल, हमें जो और ज़राए हैं, उनको इस्तेमाल करना है। हमें फ्लड विक्टिम्स के लिए पैसे रखने हैं। ये 2 जो अथॉरिटीज़, मैं इसलिए कहता हूँ कि एक मुल्क चला रही है अथॉरिटी, और एक जो मुल्क चलाने की सलाहियत रखती है या मुल्क में खती रकम रखती है। इनको जब भी सामने ये आएँगे, जब भी ये काम करेंगे। और तीसरा, मैं कहता हूँ कि इस वक़्त है सब उन लोगों का जो साहिब दिमाग हैं। और ये मैं क्यों हुँ। कहता हूँ, ये वर्ड मैं हमेशा यूज़ करता जी। हूँ। सा
चाहे वो जुडिशरी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इनको ये समझना है कि हमें एक थोड़ी सी सर्टेनिटी क्रिएट करनी है मुल्क में, हमें कोशिश एक कर टेबल रहे हैं पे आप गुफ्तगू समझाने करनी की। है। चलिए, मैं आपको मज़ीद किसी मुश्किल में नहीं डालती। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और बेहद शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ थे और वो ये बता रहे थे किस तरह से हमें हाथ एक दूसरे के साथ में मिला के चलना होगा। बड़े से बड़ा दबाव झेल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मिलकर चलने से थोड़ा मामूली सा लगेगा। हमारे साथ रहिए, हमें अभी फौरी एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ना तो हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। आप सारे आइडियाज़ जहन में रखें, बल्कि लीजिए जी, हमने रिवील कर दिया, हम पीएसएल की बात करेंगे, लाजमी करेंगे, तफसील के साथ करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मैंने आपसे कहा था कि हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, पीएसएल की धूम धड़के की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो ज़रा जल्दी से मैं आपको उसके बारे में बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट में औरत मार्च की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत से मुआज़रत कर ली। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर अरशद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद अली, पूरा मामला बताइए, ये रिपोर्ट कब हुआ, अदालत तक कब पहुँचा और अब क्या हुआ है? जी बिल्कुल, जो हफ्ते के रोज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें जो है वो डीसी लाहौर का एक नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि औरत मार्च जो है वो कानून के बरक्स डीसी लाहौर ने निकालने से जो है वो रोक दिया है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट डीसी लाहौर का ये जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करे, उसको जो है वो मुअत्तल करने के अहकाम सादर फरमाए। तहम जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने इस दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली है। दरख्वास्त को किसी और बेंच के पास लगवाने के लिए फाइल वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी है। तहम दरख्वास्त गुजार की जानब से हाई कोर्ट बार की खातून सेक्रेटरी सबाहत रिजवी अदालत में पेश हुई है। अब ये फाइल वापस लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चैम्बर में आ चुकी है। जी अरशद, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। ये होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हम देते हैं, तफसील के साथ में आपको बताते हैं। पीएसएल पे इंतज़ार नहीं कराते हैं, मेगा इवेंट है तो हम आपको बताएं ताज़ा मैच में क्या हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 2 विकेटों से शिकस्त दी, प्ले ऑफ मरहले में क्वालिफाई कर लिया। तो पीएसएल 8 में कलंदर्स जीत के ट्रैक पर है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं शाहीन आफरीदी ने बतौर कप्तान खुद को साबित किया है। मिसबाह उल हक कहते हैं शाहीन शाह सूरत हाल को वक्त से पहले भांप लेते हैं। पीएसएल 8 में कलंदर्स जीत के ट्रैक पर, साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी और मिसबाहुल हक शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी से मुतासिर। शाहीन जाता है प्लेयर्स के पास, खुद से जाता है, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, उनके कमरे में खुद जाता है एज अ कैप्टन बन के। वक्त से बहुत, वो जिसको कहते हैं ना, वक्त से आगे चल रहा है शाहीन। दूर अंदेशी होती है, यानी फोर्स ही करना चीज़ों को, वो बड़ा ज़बरदस्त है। He is going to be something special in captaincy. प्रोग्राम जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी ने कहा मुल्तान सुल्तान्स पावर प्ले का फायदा नहीं उठा सकी। मिसबाहुल हक ने कहा सुल्तान्स 2 बॉलर्स पर इनिसार कर रहे हैं। चांद मसूद की बात करें तो 20 बॉलों पे 19 रन बनाए। इसी तरह रिजवान 27 बॉलों पे 30 रन बनाए। ठीक है, आप 27 बॉल खेल लो, आप टाइम ले लो, लेकिन एटलीस्ट फिर उसको 45 रन 40 रन पे तो लेके जाओ। एहसानुल्लाह पे हर जगह आप डिपेंड कर रहे हैं और फिर उसामा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने पीएसएल मैचेस में पिचेस के मेयार पर नापसंदीदगी का इजहार भी किया। अब ये मामलात इतने उलझे हुए हैं या सुलझे हुए हैं, कौन सी टीम कहाँ खड़ी है, सरफराज भाई कहाँ खड़े हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या हो रहा है, मेरे इतने सारे सवाल थे, लेकिन मैंने सोचा मैं इतने सवाल क्यों करूं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। आप सुनाइए। हालांकि आप कह सकते थे अच्छा हूं मैं। नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं मैं, क्योंकि मैं क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी मैं बियॉन्ड देखता हूं स्पोर्ट्स में। और कल रात में एक फुटबॉल मैच हुआ, उससे मैं इतना एक्साइटेड था बिकॉज में मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट बाय 7 गोल्स, सो आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। आज सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत खुश था, तो उसका अभी भी असर है। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले भी उठते इस खुशी के साथ, ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। तो ये हो क्या रहा है? ऑफ कलर है, फोकस नहीं है, कहाँ फंसे हैं, ये अपने फैंस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज आप मेरे ख्याल से इन सॉलिडारिटी आज कलर भी आप कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले ही पहन कर आई हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता है। एंड आई रियली होप कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर्स हैं वो अपनी जो उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है उसको कुछ खातिर में लाकर अब ये सोचें कि इस फ्रेंचाइज के साथ करना क्या उनको। देखिए,
ईमानदारी की बात है। हम भी जब ये शुरू हुआ था तो वी ऑल हैव कराचीइट्स हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कोयटा, ये तो एक बात है। फ्रेंचाइज की जहाँ तक ताल्लुक है, फर्स्ट टीम तो केके ही है, लेकिन कराची किंग्स ही है, लेकिन ज़ाहिर एक सॉफ्ट कॉर्नर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ज़रूर है। लेकिन यार सीरियसली किरण, राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन एज वेल, लाला खास तौर से बिकॉज वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले भी हैं, हम लोगों का जो डिस्कशन होता था वो यही होता था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, और मिसबा एक बड़ी मज़ेदार बात बोलते हैं कि ये फ्रेंचाइज अभी तक यूएई से बाहर निकल ही नहीं पाई है। इनकी जो अभी तक स्ट्रैटेजीज बनी हुई है ना, ये वही है, बिकॉज पहले 4 PSL में कोयटा ग्लैडिएटर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। ठीक है जी, फाइनल भी खेले, जीते भी, सब कुछ, एवरीथिंग वाज डूइंग राइट। रीज़न बीइंग यूएई में ज़्यादातर मैचेस हुआ करते थे, तो वो ऑलरेडी इतनी बढ़त बना लिया करते थे कि उनके लिए बड़ी आसानी होती थी। द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट दे प्ले सूटेड दोज कंडीशंस। जब से ये पाकिस्तान में आए हैं, इनकी जो वीकनेसेस हैं वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं वो। और वही जो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे भी, इस शो में भी, नया दिन में काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है, एंड आई बोरो दीज वर्ड्स फ्रॉम शाहिद खान आफरीदी, जो ये कहते हैं कि जब एक फ्रेंचाइज को एक क्रिकेट क्लब की तरह चलाया जाएगा तो फिर यही होगा, लोगों को फेवर्स देना बंद करें, एक थिंक टैंक ऐसा लेकर आए कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जो कि प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ड्राफ्ट के ज़माने से। वो खिलाड़ी जिस पर आप पिकअप कर रहे होते हैं कि मैं कौन सी टीम अपनी बनाऊंगा, मैं किन को रिटेन करूंगा, मैं किन को रिलीज़ करूंगा, मैं जब ड्राफ्ट होंगे तो किन को साइन करूंगा, फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होंगे तो मैं किसको साइन करूंगा। आई एम सॉरी अगर ये बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं समझा, थैंक यू सो मच, आपका उसने जाना है किन को खेलना है आपकी टीम, व्हाट मेक्स अप द कोर ऑफ योर टीम, आपकी टीम की स्ट्रेटजी क्या है। अब आप कल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं, उनकी एक ही स्ट्रेटजी है कि हमें अग्रेशन को लूज़ नहीं करना। अब आप ये देखिए कि वो उसमें विकेट भी गिरा रहे थे, लेकिन वो अपने अग्रेसिव स्टाइल को परसू कर रहे थे, उन्होंने कहीं भी ये रन रेट 14 या 15 नहीं होने दिया, 10-11 उस पर लेकर चल रहे थे, एंड दैट्स हाउ, एंड दिस इज वेयर कोयटा ग्लैडिएटर इज लैकिंग। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए बहुत ज़बरदस्त मैचेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ PSL में, लेकिन PSL की इस परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, मैं सरफराज साहब की बात कर रही हूँ, सरफराज की, और फिर ये जो इवेंट उनका जिस तरह का जा रहा है, और फिर इस इवेंट के बाद आप क्या देखते हैं, ये उनका, अगर देखिए होता पता है क्या है, वो पूरी टीम को कोई ब्लेम नहीं करता, 1-2 लोगों को करते हैं, और सरफराज साहब जो है ना उसमें बिल्कुल फ्रंट पर हैं। तो ये जो अभी चल रहा है ना, ये उसके बाद भी चलेगा, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, और सरफराज को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी पड़ेगी। अगर आप सरफराज ये कह रहे हैं, देखिए एक विक्टिम कार्ड सरफराज का कुछ अरसे चला। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा स्ट्रांगली ये समझता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जिस बेहंगम अंदाज से सरफराज को कप्तानी के 3 फॉर्मेट से अलग किया गया था, ये नहीं होना चाहिए था। सरफराज एटलीस्ट 1 या 2 फॉर्मेट से कप्तान रहने चाहिए थे, और हमें इवेंचुअली अंदाज़ा ये हुआ कि बाबर आजम इज़ नॉट अ गुड टेस्ट कैप्टन, एंड वी रियलाइज इट प्रीटी वेल नाउ। वो नहीं है, वो उसका वो टेस्ट कप्तानी पाकिस्तान का पिछला साल जो गया है, आई थिंक हिज कैप्टनसी इम्प्लोडेड। जल्दी का फैसला लगता है आपको? वो जल्दी का फैसला, देखिए अब तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि बाबर को कप्तान कहाँ से बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस से। वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान मैं तो किसी से कुछ कहती ही नहीं। हाँ देखिए पियर्स मॉर्गन को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें इमरान खान ने बड़ी क्लियरली ये बात बोली थी, रिसेंटली कुछ महीने पहले की बात है, कि जी मैंने जब बाबर को देखा तो मैंने कहा कि इसको कप्तान बना दो भाई, तो गलत बात हुई। आई थिंक वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मैटर जो है ना क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ देने चाहिए थे। अब बाबर को बहरहाल कप्तान, अब सरफराज पे हम वापस आते हैं। देखिए जी सरफराज कैन नॉट हाइड बैक अंडर एनी अब सिंपैथी फैक्टर, थोड़ा ज्यादा मेरा ये बहुत हो गया ना। देखिए सरफराज ने अभी कम बैक किया टेस्ट में, बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया, और मेरे जैसे सरफराज के जो वेल विशर्स हैं, वी वर सो हैप्पी। पहले सरफराज जो पहले फवाद ने सेंचुरी मारी थी न्यूजीलैंड, माय गॉड, आई मीन मैं उस वक्त लाइव रेडियो पे था, सो वन ऑफ माय लिसनर्स वाज रिकॉर्डिंग दैट एंड ही शेयर्ड दैट क्लिप विद मी कि तुम्हारे रिएक्शन चेक करो व्हेन फवाद हिट दैट सेंचुरी इन न्यूजीलैंड। और एक जो सरफराज ने अभी सेंचुरी स्कोर की हमारे होम टेस्ट में, देखिए इनको समझना ये पड़ेगा, इनको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बड़ा ऑनेस्टी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस साल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, हमने अपने जो प्रोग्राम गेम सेट मैच जो हमारा शाम का प्रोग्राम है, उसमें हमने नदीम उमर साहब का इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू को करने के दौरान ही हमें अंदाज़ा लग गया था कि ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन फ्रॉम सरफराज। लेकिन जस्ट रिमूविंग सरफराज इज नॉट गोइंग, सिर्फ मसला सॉल्व नहीं करेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपना थिंक टैंक बदलना पड़ेगा, उनको ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं, मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, कौन सा प्लेयर दुनिया में रन्स कर रहा है, किसको ड्राफ्ट करना है, क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए, ये तो था किस्सा कोयटा ग्लैडिएटर्स का,
कराची किंग्स को क्या हुआ है? इनको आप कहाँ देख रहे हैं? आज तो देखिए दोनों का मैच भी है, तो दोनों तरफ एक ही सी टीम्स हैं क्या? कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए कराची किंग्स, मैं ये बात बोलता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं यार तुम अपनी बड़ी बाइसनेस में आके ये बात बोलते हो, बट मैं ये समझता हूँ दैट कराची किंग हैज़, देखिए कोयटा हैज़ आउटराइटली बीन द वर्स्ट टीम इन PSL, और ये कोई पहला टूर्नामेंट नहीं है, ये पिछले 3 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कराची हैज़ बिन वेरी अनलकी, ये मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, बिकॉज कराची अज्यूमिंग अपने 3 मैचेस जो कराची चेस करता हुआ हारा, एक मैच 2 रन से हारे, एक मैच 3 रन से हारे, एक मैच 6 रन से हारे, तो इसका मतलब ये कि दे वर जस्ट 1 स्ट्रोक अवे फ्रॉम विनिंग। एक छक्का एक्स्ट्रा पड़ जाता है, एक चौका पड़ जाता है, एक दुग्गी होती और वो मैच जीत जाते हैं। पॉइंट टेबल में कराची के 4 पॉइंट्स हैं। मैं अज्यूम ये करता हूँ कराची ये तीनों मैचेस जीत जाता, इनमें से 2 मैचेस जीत जाता, 8 पॉइंट कराची के होते हैं। कराची वुड हैव बीन नंबर 3 ऑन द टेबल। अगर कराची अपने चारों मैच जीता तो नंबर 2 ऑन द टेबल कराची। सो कहने का मतलब ये कि कोयटा की तो आप ये भी नहीं बोल सकते, वो तो माशाल्लाह 100 रन से हार रहे हैं, इतने रन से हार रहे हैं, इतनी विकेटों से हार रहे हैं, वो तो मुकाबला ही नहीं था। कराची अनलकी रहा। कराची के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, इनका भी ड्राफ्टिंग का मसला था, इनको अपनी टीम ही नहीं पता थी कि हमको खिलानी क्या है। इमाद एक लोन फाइटर है, इमाद को वो सपोर्ट नहीं मिल रही, जहाँ पे आके उसको सपोर्ट जिस नंबर से चाहिए थी वहाँ पे वो बेन कटिंग को पता नहीं क्यों खिलाते रहते थे। उसको 5-6 मैचेस उन्होंने कराची किंग्स ने ज़बरदस्ती खिलाएं। तैयब ताहिर को शुरू से खिलाना चाहिए था, हमारे डोमेस्टिक का वो टॉप प्लेयर इसमें से एक है, इतना बड़ा प्लेयर आप लेके बैठे हुए हैं डोमेस्टिक का, और उसने प्रूव किया अभी। कासिम अकरम इतना टैलेंटेड ऑलराउंड हमारा यंग प्लेयर है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का कप्तान रहा है वो, आप उसको एक मैच खिलाए और एक मैच के बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कराची किंग्स का भी जो है ना वो प्रॉब्लम यही है कि उनकी थिंक टैंक शायद ये समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी बेस्ट 11 क्या है। और फिर इस इवेंट के बाद में आप इमाद को और दीगर जो इनके क्रिकेटर्स हैं जिनको आपको लगता है कि अच्छा सा ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर इनको थोड़ा चांस मिलता, आप इस इवेंट के बाद में, इस मेगा इवेंट के बाद में उनको कहाँ देख रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में, मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। जी हाँ, अभी हम ये ओडीआई, बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप अभी आना है, वो हम बाद में बात कभी करेंगे, लेकिन अभी हम T20 में हमारे पास तकरीबन कोई 1.25 साल का टाइम है कि अगला वर्ल्ड कप होना है। सी अ कंट्री प्लेस टू विन ट्रॉफीज ना, आप ट्रॉफीज नहीं जीतते। जैसे फुटबॉल से जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो यही है, यू प्ले टू विन ट्रॉफीज, अदरवाइज द टीम का कोई पॉइंट नहीं है एग्जिस्ट करने का। अगला वर्ल्ड कप होना है वेस्ट इंडीज़ और US में, ठीक है जी, तो अगले साल जुलाई में शायद मेरे ख्याल से वो होना है। अभी डेट्स उसकी पता नहीं फाइनल आई हैं या नहीं। हमें अभी से टीम बनानी शुरू करनी है। हमारे 3-4 बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर्स अभी निकल कर सामने आए हैं। एहसानुल्लाह विदाउट डाउट हैज़ टू बी इन पाकिस्तान टीम, एटलीस्ट कर लेगा, बिकॉज इसमें दम है। आज़म खान, मैं साइम अयूब को अभी टीम में इसलिए लेकर नहीं आऊँगा बिकॉज उसको अभी मज़ीद खेलने की ज़रूरत है, इज़ वेरी यंग, बट आज़म खान जितनी मेच्योरिटी आज़म शो कर रहा है, हैज़ टू बी देयर। इमाद वसीम हैज़ टू मेक इट बैक टू। तो ये 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं आपके कि जिनको आपको शामिल करना पड़ेगा। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि इस PSL के फ़ौरन बाद, आई थिंक PSL फाइनल 19 को है, 23 मार्च को पाकिस्तान टीम UAE जारी होगी, जहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी 3 T20 मैचेस की सीरीज है। सही। और अच्छी खबर ये है कि ये तीनों खिलाड़ी आर अप फॉर कंटेंशन, सो यू मे बी सीइंग देम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान सून। चलिए, मैं तो फिर देखती हूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं क्योंकि अगला घंटा है बहुत सारी बहुत अच्छी खबरों का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो नया दिन में एक नई सी, अच्छी सी, प्यारी सी शख्सियत के प्यारे से काम की बात होगी। मैं करने जा रही हूँ अब तस्करा एक ऐसी खबर का जिसने सबको खुश कर दिया, मुतमईन कर दिया। अच्छे लोग हमारे दरमियान हैं, हमारे लोगों का हाथ थामने के लिए। हम बात कर रहे हैं हदीका कियानी साहिबा की। उन्होंने देखिए क्या किया, बलूचिस्तान में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रही। जो परेशान लोग हैं उन्हें अपना समझा, अपनी फैमिली समझा और उनके सर छुपाने का इंतज़ाम किया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात क्या थी, उनको किस तरह से अब इस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, क्या क्या सहूलतें दी गई हैं, कहाँ कहाँ कुछ परेशानी आई, कहाँ कहाँ लगा कि शायद हौसला टूट जाएगा, या कहीं भी ऐसा मकाम नहीं आया, लगन ऐसी थी। हम हदीका कियानी साहिबा से बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए घर बने तो कैसे। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के।
यही सोच, यही मिशन, यही जज्बा लिए मारूफ गुलकारा और अदाकारा हदीका कयानी ने वो कर दिखाया जो हुकूमतें ना कर सकी। बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई तो हदीका कयानी मैदान में आई। गोट जान मोहम्मद अमरानी में 100 मकानात की तामीर करके सबको हैरान कर दिया। वसीला राह प्रोजेक्ट के पहले मरहले में हदीका कयानी ने मुतासिरीन सैलाब के लिए घर, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर और प्राइमरी स्कूल तामीर किया। हंसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मैं न पर किसे की बंदा नहीं बोलना। गुलकारा ने दुखी इंसानियत की खिदमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बोली, एक वादा जो अपनी वालदा और बलूचिस्तान के अवाम से किया था उसे पूरा किया। मजीद कोशिशें जारी रखूंगी। हदीका कयानी ने 2005 में जलजले के बाद एक यतीम बच्चे को गोद लेकर भी मिसाल कायम की थी। तो हदीका कयानी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों का इंतज़ार है, ऐसा लगता है जो दूर हुआ। वेलकम टू नया दिन हदीका कयानी साहबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 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 आप हमारे साथ हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। हम तो सारे के सारे ये सोच रहे थे ना, पीने का पानी जाना चाहिए, कपड़े जाने चाहिए, क्या करें, टेंट्स भेजें। आपने तो बसा दिया लोगों को, आपने तो पूरा सिर्फ घर नहीं दिया है, सब कुछ बना के मैनेज करके दिया है। तो बताइए ना हमें, बिल्कुल शुरू से अपना ये सफ़र बताइए, आइडिया कैसे आया, कैसे आप आगे बढ़ती रहीं, हौसला कैसा था? किरण, ये सफ़र जो है ना, ये आप समझ लें कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल। और 2010 में जब फ्लड्स आए थे जी, तो उस वक्त मैंने रिलीफ वर्क किया और उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल शहाब थे पाक आर्मी में, जो फैसिलिटेट कर रहे थे, और वहाँ COS थे ब्रिगेडियर अब्बासी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत ज़्यादा रिलीफ वर्क कर लिया है, तो अब आपको बेहतर है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, KPK में। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इन्हें पक्के घर बना के दें, क्योंकि इन लोगों के घर बह गए हैं। तो उस वक्त मैंने 255 हाउसेस बनाए थे KPK के एरिया में, मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मल्ला खान, इन एरियाज़ के अंदर हम लोगों ने 255 हाउसेस बनाए थे विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो वो होमवर्क मेरा जो था ना, वो जब ये फ्लड आया है 2020 के अंदर, तो आप समझे कि एकदम से फ्लैशबैक था। और मुझे था कि मुझे किसी तरीके से हेल्प आउट करना है, रीच आउट करना है, क्योंकि मेरा एक होमवर्क हुआ है 2010 में। तो मैंने समहाउ लोकेट किया लेफ्टिनेंट कर्नल शहाब साहब को, और मुझे पता चला कि वो इस वक्त जनरल शहाब बन चुके हैं और वो बलूचिस्तान में ही पोस्टेड हैं, विच वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। उस वक्त फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और सारा का सारा उनका जो चेन ऑफ कमांड है, वहाँ से फिर मुझे DMJ जो डेरा मुराद जमाली है, वहाँ पे जो विंग 72 है उनका, FC में विंग 72, वहाँ पे जो कर्नल अहमद हैं, कर्नल सलमान अहमद, उनसे मेरा रब्ता हुआ। और फिर उन्होंने मुझे गाहे बगाहे, टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे जो है वो गाइड किया और बताया कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन फ्रॉम डे वन जब मैं बलूचिस्तान में गई रिलीफ वर्क लेके, तो उस वक्त मैंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी थी कि मुझे ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर लेके चलना है, ये मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम नहीं कर रही। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड, क्योंकि मेरा दिमाग उस चीज़ के ऊपर था कि ये यहाँ पे काम नहीं बनेगा। 14 ट्रक्स चले जाएं या 4 बोगीज का सामान चला जाए या 20 ट्रक्स चले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो टेम्पररी सा एक सोल्यूशन होगा। जो असल सोल्यूशन है वो इन लोगों के मड हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करना है टू द सॉलिड हाउसेस। तो वो एक रेवोल्यूशनरी सी चीज़ थी और वो एक मतलब अनएक्सेप्ट, मतलब आप समझ लेके अनयूजुअल चीज़, बहुत वहाँ के लिए। बिल्कुल मुझे
मुझे यही पता था कि वहाँ पे मड हाउसेस ही होते हैं और वहाँ पे बड़े-बड़े लोगों के भी मड हाउसेस होते हैं, तो लेकिन फिर हम लोगों ने बाकायदा वहाँ मीटिंग की और वहाँ पे एफसी ने और जो इनका विंग 72 है, वहाँ पे मुझे मिली कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलने की। उनमें से फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जिन्होंने 100 हाउसेस का किया इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के साथ। और इस तरह का होगा कि क्लाइमेट कंपैटिबल होगा। बाकी ये है कि अल्लाह की मर्जी है। बहुत बहुत जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब कैटास्ट्रफीज आती हैं तो उनका नहीं पता होता, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम उसमें मटेरियल ऐसा यूज़ करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो और कंपैटिबल हो वहाँ के लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी हो के आई हूँ और काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे, लेकिन जब घरों के अंदर जाते हैं तो वो काफ़ी वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात है हिफाजत करने वाली। अच्छा देखिए, हमने ना हमेशा यही देखा है, आप यकीन कीजिए, आप 60 साल पुराने अखबारात निकालिए, जब सैलाब आया या ज़लज़ला आया तो वो कैंप बना के दे देते हैं या घर बना के दे देते हैं और चले जाते हैं। आपने तो वहाँ ग्रॉसरी स्टोर बना दिया, आपने तो वहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी। मतलब मैं फिर भी कहूँगी कि सिर्फ घर नहीं बनाया, वाकई लोगों को बसाया है आपने। ये बताइए ना, इसको बताएं आप हमें, ये कैसे सोचा? ये तो ज़बरदस्त सोचा। मेरा एक ख्वाब सा था मेरा एक ख्वाब ये था कि मुझे वो टाउन बनाना है वहाँ पे। और वो जब फ्लड्स आया ही था तो मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन वर्ड सीरियसली कि आप कहते हैं ना कि एक सोच आती है आपको और उस सोच के अंदर एक यकीन होता है और फिर यकीन के साथ साथ आपको उस पर अमल करना होता है। तो मैंने अपना स्लोगन भी ये बना लिया कि मुझे वसीला राह मेरे दिमाग में आया सोते सोते कह लें, और मैंने उठते साथ ही अपनी अम्मा को बताया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी। उनकी मेमोरी के ऊपर स्ट्रोक हो चुका और 4 स्ट्रोक्स उनको पैरालिसिस के हो चुके थे पिछले 17 सालों में। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मैंने उनको सबसे पहले आके जब बताया कि अम्मा आपकी बेटी तैयार हो गई है दोबारा से एक मिशन के लिए और वो फ्लड्स का मिशन है, तो मैंने आपको पता है कि क्या नाम रखा है? मैंने वसीला राह नाम रखा है। तो उनकी आंखों में जो चमक मैंने देखी है, मुझे बिल्कुल था कि अम्मी को समझ आ रही है जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि शी वाज द वन हु पुश्ड मी 2010 में कि बेटा अपने नाम को और अपनी रिस्पेक्ट को अच्छे अमल के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें गिफ्ट दिया है आवाज़ का, और अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्पेक्ट दे दी है तो उसको अच्छे अमल के लिए इस्तेमाल करो और अल्लाह की मखलूक के लिए इस्तेमाल करो। तो मैंने अपने कहते हैं ना किरण जी, पल्ले के साथ बांध लिया था, पल्लू के साथ बांध लिया था ये बात कि मुझे जो है वो कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर अदर देन सिंगिंग, अदर देन एवरीथिंग। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है, आई एम रियली ब्लेस्ड कि अल्लाह मियाँ ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, नाम दिया है, इज़्ज़त दी है, सब कुछ। और लोग आपसे लेकिन बहुत प्यार करते हैं, इस इसमें चीज़ कोई में मुझे शक नहीं बहुत है। ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो टाउन का था उसमें फिर मैंने अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर करना शुरू कर दी। कर्नल सलमान को मैंने कहा जी प्लीज़ कुछ वहाँ पे मैटरनिटी का करें, मैटरनिटी सेंटर करें, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट एरिया है जहाँ पे मैंने जाके जब स्टोरीज़ सुनी और पता चला कि कितनी अमवात हुई हैं प्रेग्नेंट औरतों की, कि उनको ट्रॉलीज़ के ऊपर डाल के लेके जाते हैं और इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं कि उसमें वो उनकी या तो वो ज़िंदा नहीं रहती या फिर उनका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। और वो बहुत एक जेन्युइन प्रॉब्लम था। तो बिल्कुल फिर ऐसे ही उन्होंने है। कहा वहाँ पे एक खातून हैं जो डिलीवरीज़ वग़ैरह करवाती हैं, दाई कहते हैं जिनको हम। जी। तो उनसे फिर राब्ता किया और उनको फिर हमने मैटरनिटी सेंटर बना के दिया। और किरण आपके प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुद से मैं बताना चाहती हूँ कि हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे और वहाँ पे ज़बरदस्त। हमें इक्विपमेंट भी देंगे और वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन की और इस चीज़ की ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे नर्सेस शानदार। जाएँगी, पूरा एक सेंटर लगाएँगी वहाँ पे। 3-4 डेज़ का वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर ये होगा इंशाल्लाह सून। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा-सा जब इसको पढ़ा भी इसके बारे में, सोलर पैनल्स भी हैं, वो भी मैंने देखे। फिर जिस तरह से आपको पता है, आपको अपने दरमियान पाए कोई और आप वो उसके दिल में ये बात ना हो कि आप गुनगुनाए हो नहीं सकता। वो ख़वातीन इतनी खुश हैं, जिनके साथ में, जिनके दरमियान आप हैं, जिनके बच्चों को आप प्यार कर रही हैं, वो खुशी ना वो छुप नहीं रही है, वो इस स्क्रीन से भी बाहर है, ऐसी है। तो आप मुझे बताएँगी थोड़ा-सा
कि ये किरण, एक वहाँ जी बताएं। मैं असल में पता है मैंने ना इतने सारे सवाल तैयार किए थे, लेकिन ये जो मनाजिर है ना और जो प्यार आपका लोगों के साथ है और जो लोगों का प्यार आपके साथ है, इसके ऊपर बात किए बगैर गुजारा नहीं था, इस मारे मैंने ये कह दिया। अब मुझे ज़रा ये बताइए, ये इतना पॉजिटिव, इतनी मुश्किलात में भी ऐसा माहौल मिला आपको, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे अब कितने लोग हैं कि जो अब यहाँ रह सकते हैं, कितने लोग हैं जिनकी दिक्कत दूर हुई, कितने घराने ऐसे हैं? किरण, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि तंबू तहसील जो कि डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में, वहाँ पे हम लोगों ने ये यूनिट्स बनाए हैं 14x16 के। पक्की छतें और पक्की ज़मीन है वहाँ पे। ग्रोसरी स्टोर है एक शहीद के बेटे का, वो 12 साल का बच्चा है, और उसके 3-4 बहन भाई हैं, और ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर। वो बच्चा पढ़ेगा भी और साथ में वो ग्रोसरी स्टोर भी चलाएगा, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैटरनिटी सेंटर वहाँ हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ प्राइमरी स्कूल बनाया है, जो कि वहाँ टीचर हैं जो कि वहाँ पढ़ाएंगे, उनको हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं हमने, और हम टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देते रहेंगे। उसके अलावा मॉस्क बनाई है, और वहाँ के लोग माशाल्लाह से, अब मैं बता नहीं सकती कि वहाँ कितनी खुशियाँ देखी हैं, वहाँ कितना मैंने सब्र देखा है लोगों के दिलों के अंदर, लोगों की आंखों में, लोगों की प्यार में, कि मैं बयान नहीं कर सकती कि बच्चे, बूढ़े, बड़े, उन सब ने मुझे घेरा हुआ था, और अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपना ग्रैटिट्यूड, वो सब कुछ ये शो कर रहे थे, अपनी शुक्रगुजारी शो कर रहे थे। तो मैं सिर्फ यही कह रही थी कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसके सामने झुकें और जिसके लिए शुक्रगुजार हों, बिकॉज मैं नहीं हूँ जिसने ये किया है। मुझे इस चीज़ का ईमान है, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि मेरे से ये करवाया गया है, ये मैंने खुद नहीं किया, ये मुझे रब की ज़ात ने करवाया है। और मैं जो है उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जो है, हम लोगों ने एक और इलाका जो है मैंने अडॉप्ट किया है, और उसका नाम है कुंडी। छत्तर के इलाके में कुंडी विलेज है, जिसको इंशाल्लाह ताला वसीला राका विलेज का नाम दिया जाएगा, और वहाँ हम लोगों ने 200 घर बनाने का सोचा है, 200 हाउसेस, और वो आर्मी ने मुझे ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं वो नाम। और यही सारे फैसिलिटीज होंगे। अलॉटमेंट का प्रोसेस, किरण, आपका सवाल डेफिनेटली ये आना था मुझे कि अलॉटमेंट किस बेसिस के ऊपर हो रही है। तो अलॉटमेंट जो है वो हम उस बेसिस पे कर रहे हैं कि जिसकी लैंड होगी, जिसकी यानी ज़मीन होगी, उसको वो घर अलॉट किया जाएगा, और मैंने प्रायोरिटी दी है विडोज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना लिस्ट इस तरह की बनाई है, जिसमें एक्सट्रीमली जो डिज़र्विंग लोग हैं ना, उनकी हमने लिस्ट बनाई है, जिनके घर बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं, टोटली तबाह हो चुके हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, जिनके पास कोई मवेशी भी उनके ख़त्म हो चुके हैं, और घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो मैंने जो मनाज़िर देखे हैं, जी बिल्कुल बताइए, जो कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जी दोहरा दीजिए। स्टार्ट हो गया मार्च में। तो चलें, अब मुझे बताएं ये फिर तकमील तक कब पहुंचेगा? इंशाल्लाह हमने मार्च में स्टार्ट किया है, और उम्मीद करती हूँ 6 महीने में, लेकिन मैंने फिर भी 1-2 महीने का मार्जिन रखा है। और इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर हमारे जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि वो पिछले कॉन्ट्रैक्टर से बेहतर काम और जल्दी करके दें हमें। इंशाल्लाह सितंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे 200 हाउसेस, इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी ज़रूरत पड़े जी प्लीज़ कहिए आप। उसमें हम स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मॉस्क बना रहे हैं, ग्रोसरी का स्टोर, वो भी मेरी ख्वाहिश है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई दूर तक कोई दुकान नहीं है। तो मैंने कहा था कि ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे भी हम किसी डिजर्विंग को बना के देंगे, मैटरनिटी सेंटर बना के देंगे, और वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करवाएंगे मैटरनिटी की, ताकि वहाँ पे इक्विपमेंट भी पहुँचे और सारी फैसिलिटीज इंशाल्लाह। और अगर आपको लगे कि हम आ जाएं और देख लें, और इससे आपके इस कॉज को थोड़ा सा और कुछ अच्छा हो जाएगा, बूस्ट मिलेगा, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। किरण, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही जो है ना वो अपील करना चाहती हूँ लोगों को, कि हमारे 200 घर बनने में अल्लाह ताला ने तो करना ही करना है, और अल्लाह ताला ने आप लोगों से ही करवाना है, मेरे से करवाना है, आप लोगों से करवाना है। तो किरण भी अपनी चैरिटी इस लिहाज से दे सकती हैं, जो इस प्रोग्राम के थ्रू आप जो बात कर रही हैं,
वो भी चैरिटी है। मैं समझती हूँ आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो भी चैरिटी है। चैरिटी ये नहीं है कि किसी ने लाखों दिए हैं, किसी ने 10 रुपए दिए हैं, किसी ने 10 पैसे दिए हैं, किसी ने उसका जिक्र कर दिया, वो भी चैरिटी है। किसी ने उसके बारे में किसी को कह दिया जो कि बसात रखता है चैरिटी देने की, वो भी चैरिटी है, मैं समझती हूँ। तो आप लोग जितनी जल्दी चैरिटी देंगे उतना ही इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। इंटरनेशनल डोनर्स के लिए मैंने जो है आपको दे दिया है एड्रेस gofundme.com/वसीला-ए-राह, ठीक है। और नेशनल डोनर्स के लिए, नेशनल डोनर्स जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए मैंने अकाउंट नंबर जो है आप लोगों से शेयर कर दिया। तो किरण, अब आप जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है उसको हम दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और कहने को तो ये है कि मुझे कहा गया है कि जल्दी से शुक्रिया अदा कर दो, लेकिन मैं इस बात के साथ शुक्रिया अदा करूंगी कि एक छोटी सी बच्ची ने अपना सफ़र अपनी मधुर आवाज़ के साथ शुरू किया, फिर उसने कसम खाई कि मैं बड़ी नहीं होंगी। आप वैसे की वैसे ही हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और आप यकीन कीजिए हम आपके साथ हैं। भी आपने हमें वक्त दिया। हदीक़ा कियानी साहिबा हमारे साथ थी, कितना उम्दा काम कर रही हैं वो ये बता रही थी, और इस काम की क्यों कर ज़रूरत है आगे चलकर भी। सिर्फ़ और सिर्फ ज़लज़ले और सैलाब की बात नहीं है, हमें महंगाई के सैलाब का भी सामना है। और डॉलर कहाँ पहुँच रहा है मैं आपको ये बता देती हूँ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 3 रुपये 46 पैसे की कमी, अमरीकी डॉलर 275 रुपये पर आया। तो चलिए जी, ये तो थोड़ा सा नीचे आया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 3 रुपये 46 पैसे की कमी हुई है, अमरीकी डॉलर 275 रुपये पर आ गया है। करेंसी से आई ये खबर, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर है क्या, 3 रुपये 46 पैसे इसकी कमी हुई है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 275 रुपये पर आ गया है। डीलर इस बारे में ऐसा बता रहे हैं। तो ये हमने आपको डॉलर्स का भाव बताया। सब लोगों को लगता है कि बस ये ऊपर ही जाएगा, नहीं, थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है, तो वो हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है, एक और बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से होने हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए रह जाने वाले जो निकात है ना, इनको इसमें हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात ये आज से होने हैं। इसी के बारे में मज़ीद बात भी करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद। शकील अहमद, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइए कितना इम्पोर्टेंट है इस समत में पाकिस्तान का बढ़ना, बताइए इस बारे में। देखिए किरण, आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज IMF के साथ अहम सीटिंग होगी पाकिस्तानी हुकाम की, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रवां हफ्ते होने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इसका पहले ही इंडिया दे चुके हैं। जो हालिया मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ़्त हुई है, और IMF जो है वो सिग्नल भी दे रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के मसौदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद स्टाफ लेवल माहदे के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए जाएंगे, और मुज़ाकरात में बैरूनी फाइनेंसिंग और पेश की इक़दामात का जायजा लिया जाएगा जो पाकिस्तान पहले ही कर चुका है। IMF को चीन से 1.3 अरब डॉलर के जो कमर्शियल कर्जा पाकिस्तान को मंजूर हुआ है उससे आगाह किया जाएगा। $500 मिलियन मिल चुके हैं। इससे पहले $700 मिलियन की एक किस्त मिली थी। काबीना की मंजूरी से सैकड़ों लग्जरी अशिया पर 25% GST लगाने के फैसले से IMF को आगाह किया जाएगा। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और 170 अरब के टैक्सेस पहले ही आयद किए जा चुके हैं। IMF को 335 अरब के सरचार्ज और आमदन और अखराजात के तखमीने से भी आगाह किया जाएगा। पॉलिसी रेट में मजीद सख्ती का इम्कान है और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जारी रहेगा। आज डॉलर की कीमत में कुछ कमी आई है, वजह यही है कि अब सिग्नल आ रहे हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट होने वाला है पाकिस्तान का। IMF को सब्सिडी खात्मे और टारगेटेड सब्सिडी की पॉलिसी से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कह चुके हैं कि रवां हफ्ते IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। सही। शकील अहमद हमारे साथ आप रहे, इस बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक बड़ी दिलचस्प किस्म की ख़बर है, और ये एक ऐसी ख़बर है कि इसको आप पढ़ते जाइए, इसके बारे में जानते जाइए और ये समझते जाइए कि तालीम कितनी ज़रूरी है। तालीम आपका टर्निंग पॉइंट कैसे बन सकती है, कहाँ बन सकती है। कराची की मलीर जेल, यहाँ कैद 50 साला कैदी ने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री भी हासिल की है। मनशियात केस में ये गिरफ़्तार हुए थे। इनका नाम है जनाब यूसुफ। इन्होंने ये डिग्रीज़ तो ली हैं, साथ के साथ इनकी फैमिली में भी जो लोग मौजूद हैं, इनके बच्चे ख़ास तौर पर, उन्होंने भी तालीम का सिलसिला न सिर्फ ये कि आगे बढ़ाया, तरक्की के मनाजिल भी तय किए। हम कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर की तरफ जा सकें। तो जनाब हमारे रिपोर्टर शाहनवाज़ अली कादरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे, क्योंकि वो यूसुफ के बेटे के साथ ही मौजूद हैं। जी शाहनवाज़।
देखिए, मैं इस वक्त मोहम्मद यूसुफ की फैमिली के साथ मौजूद हूँ, जो 11 साल से मलिर की जेल में कैद हैं, मंशात के केस में सज़ा काट रहे हैं। इस वक्त उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इंटर की तालीम भी जेल में ही हासिल की और अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। 69C के तहत 25 साल सज़ा हुई है और उनको तकरीबन 11 साल अंदर हो चुके हैं। और इस 11 साल के अंदर अभी आके उन्होंने इंटर के एग्ज़ाम भी दिए हैं, प्लस ग्रेजुएशन भी अंदर की है, BA। मेरे वालिद साहब को एजुकेशन हासिल करने का काफ़ी शौक़ था और वो एजुकेशन हासिल करते रहे। उन्होंने जेल में गए हैं, जेल में जाके उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उन्होंने BA कंप्लीट किया है, उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है BA। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी उधर कोर्स भी किए हैं, सिंधी अदीब कोर्स किया है, उर्दू अदीब कोर्स किया है, क्रिमिनल कोर्स किया है। इनके अहल खाने का यही मुतालबा है कि जो बाकी मानदा जो है सज़ा रह गई है, 25 साल की इनको सज़ा हुई थी, वो माफ़ किया जाए। शाहनवाज अली कादरी हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। चलिए जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद होंगे दीगर मौज़ूआत। हमारे साथ रहिए। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। कुछ अवामी मंसूबों का अहवाल आपको बताते हैं। कराची के अवामी मंसूबे अव्वल तो शुरू नहीं होते, शुरू होते हैं तो कोई देखभाल नहीं करता। अब ज़रा PIDC पुल को ही देख लीजिए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था, इसे असर नौ तामीर किया गया था, यहाँ बड़ा एहतमाम किया गया था, बड़ी तरह तरह के लैंप्स लगाए गए थे, लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन अब यहाँ के इंतज़ामात कोई नहीं देख रहा और कुछ यहाँ से चोरी हो चुका। इसी बारे में मज़ीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मुनिस अहमद। जी मुनिस। देखिए, कराची में अवामी फलाह और तामीर और तरक्की के काम अमूमन कम नज़र आते हैं और जो होते हैं उन पर भी नाक़िस मनसूबाबंदी, अदम तवज्जुही के सबब कुछ ही अरसे में सवालिया निशान नज़र आते हैं। ऐसा ही एक मनसूबा है PIDC ब्रिज। इसकी तज़ीन और आराइश का काम किया गया था साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब के दौर में। असर नौ इसकी बहाली की गई थी। खूबसूरती को नुमाया करने के लिए मलका विक्टोरिया के ज़माने के इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया गया था कि जो लैंप्स हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अब हम ये देख रहे हैं कि वो लैंप्स यहाँ पे जो है टूट फूट का शिकार नज़र आ रहे हैं और बेशतर लैंप्स चोरी हो चुके हैं। इनमें से लाइट्स निकाल ली गई हैं, लेकिन जो ये लैंप्स थे इंतहाई अहमियत के हामिल थे और ये रेड जोन का इलाका है, यहाँ से चोरी हो जाना कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। मुनिस अहमद हमारे साथ थे और इस बारे में अपडेट। ज़रा हम ना मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। बहुत सारी खबरें आई हैं और उसके अंदर इलेक्शंस की तैयारी भी है। इलेक्शंस की डेट का मामला था, फिर उसके बाद में बात आगे बढ़ती चली गई, फिर पॉलिटिकल कंसेंसस की बात आ गई कि ये होना चाहिए। ताज़ा सूरत हाल में कैसे होना चाहिए? एक तरफ PDM है, दूसरी तरफ इमरान खान है और इमरान खान बात करने से पहले सोचते थे ना अब सोचते हैं। और उसके बाद में हुआ कुछ यूँ है कि एक तरफ उन्होंने कुछ लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर रखा है, वो ना उनको वहाँ से जाने देते हैं ना आने देते हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना देते हैं। गिरफ्तारी करना मुश्किल हो जाता है जनाब, ये भी हो जाता है। और अब आई है जनाब पैमरा की हिदायत भी। तो इस मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है? कहीं कोई लाइट्स, कहीं कुछ होप्स नज़र आ रही हैं या नहीं? और इमरान खान के लिए कहीं कोई लाइट्स, कहीं कोई होप्स है या नहीं? ये सारे के सारे सवाल करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा बख्श। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये बताइए, ये हम मुल्क की सियासत के लिए कब कहेंगे कि ये खबरें पढ़ के हमें अच्छा लग रहा है, ये स्टेटमेंट्स जान के हमें अच्छा लग रहा है? कोई दूर दूर कहीं सही, लेकिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? किरण देखें, अच्छा कौन नहीं चाहता, बेहतरी की उम्मीद कौन नहीं रखता। गुज़िश्ता 1 साल से जिस तरह कदम इस्तेहकाम है हमारे यहाँ हर मामले को लेकर, मामला तो आगे नहीं जा रहे, एक रिवर्स पकड़ा हुआ है हर चीज में। सो उम्मीद रहनी चाहिए, मगर हालात जो हैं और जो हमें लीड करने वाले लोग हैं या इदारे हैं, जहाँ पर एक कहते हैं कंसेंसस होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, विजन क्या है, मुल्क और माशरे को किधर लेके जाना है, वो लोग नहीं इकट्ठा बैठे। सो कहीं ना कहीं तो तय करना है कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इलेक्शन की तरफ जाना है तो तरीकाकार क्या होगा। और असल में पार्लियामान को जगह है जिसे फैसले करने, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मगर पार्लियामान की कोई अहमियत ही नहीं है इस वक्त। आप देखें, जिन फोर्सेस को पार्लियामान में बैठना है, आपस में बात करनी है, इन मामलात को तय करना है, वो इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। अब पिछले 3 दिन के स्टेटमेंट्स देखें, आप इलेक्शन की बात कर रही थी, तो दोनों जानिब से कहा गया कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, वो कोशिश किसने करनी है? कौन कोशिश करेगा? कोई थर्ड फोर्स करेगी, कोई और इदारा करेगा?
कि पार्लियामेंटेरियंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ना आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब और वज़ीर आज़म की बात रखूं कि उनके अपनी राय क्या है इस मामले के ऊपर, मैं ज़रा ना चाहती हूं कि हम बात करें इमरान खान साहब के ऊपर। ये बताइए कि अब तक का आपकी जो है ना वो रीडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर तो पैमरा ये कह दे कि इस शख्स की इस बात को नशर नहीं करना, तो उसके बाद में उस लीडर का जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए सबको। उस लीडर का फिर फ्यूचर क्या रह जाता है, उसके लिए आगे मुश्किलात होती हैं कि नहीं होती हैं? ये मैं पता है आपसे क्यों पूछ रही हूँ, मेरा सवाल तवील हो रहा है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम सबको ये तय करने की जरूरत है कि बात कम से कम तमीज से करें, भले किसी के लिए भी करें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पैमरा को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि मामला यहाँ पर आए, और ये पैमरा ने कोई पहली पाबंदी भी नहीं लगाई, किसी पहले पॉलिटिकल लीडर पर भी नहीं लगी है। बात यह है कि जब पॉपुलर पॉलिटिक्स की जाती है और आप सिर्फ बयानात पर सब खड़ा करते हैं, इल्जामात पर सब खड़ा करते हैं, तो वहां आपको मुस्तकिल ऐसे चैनल्स और ऐसा मीडियम चाहिए जहां सिर्फ आप अपने लोगों को एक्सेस करके अपने पीछे लगाई रखें। सोच नहीं देनी, दलील नहीं देनी, आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ नारा देना है, इल्जाम देना है, गाली देनी है। तो फिर ये चैनल्स चाहिए आपको कम्युनिकेशन करने के लिए। और ये कोई आजकल में थोड़ी हो गया, हम तो एक साल, बल्कि मेरा ख्याल है पिछले फरवरी से जो लबो लहजा इख्तियार किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, मैं तो कहूंगी कि बड़ी बर्दाश्त का इजहार किया गया है इदारों की तरफ से, रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ऐसी बर्दाश्त शायद माजी में आपको नजर ना आए जो पिछले एक साल में इमरान खान के अगर स्टेटमेंट उठा लिए जाए ऑफिस में बैठे लोग, इदारों के सरबराहान को लेकर, हुकूमत को लेकर, और फिर किसी को भी जो उनकी पसंद की बात ना करे, वो मीडिया में है, वो कोई चैनल है, अगर आप उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे तो फिर आपको उन अलकाब से नवाजा जाएगा जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तमीज के दायरे में बात हो। ये बात भी दुरुस्त है कि मेरे ख्याल ऐसा ऑर्डर भी मौजूद है कोर्ट का, पैमरा इस तरह से इंडिविजुअली बैन नहीं कर सकता है, और आजादी इजहार राय पर पाबंदी होनी भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपने बात की कितना उनकी जिम्मेदारी की बात है कि जब वो गुफ्तगू करें, जलसे में बात करें लोगों से, तो किस जिम्मेदारी का इजहार होना चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं मीडिया पर भी जिम्मेदारी किरण आयद होती है। हमने जब जुडिशियल मूवमेंट को कवर किया था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं इन हाउस हम लोग ये गुफ्तगू करते थे कि हम एक मैराथन नशरियात दिखाते हैं, हम लार्जर देन लाइफ बनाकर जब लोगों को अवाम के सामने खड़ा करते हैं, तो इसमें उन बेचारे अवाम का भी कसूर नहीं जिनको आप शऊर नहीं दे रहे, उनके राइट्स नहीं बता रहे। आप लार्जर देन लाइफ हीरोज और पर्सनैलिटीज को प्रेजेंट करते हैं और उसके पीछे एक लाइन बना लेते हैं। तो मीडिया को भी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बैलेंस क्या है, सही आप जो दिखा रहे हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। बहुत सारे मामलात हैं अभी आपसे पूछने के। प्लीज़ आयशा हमारे साथ ही रहिएगा। अफसोसनाक खबर आई है सिब्बी से, तो हम इसकी तफसील भी जानने की कोशिश करते हैं। सिब्बी कुमड़ीपुल, इसके करीब बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर धमाका हुआ, इसके करीब ही धमाका हुआ, और इस धमाके के नतीजे में 4 एहलकार शहीद हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये खबरें भी आ रही हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद आतिफ, बताइए ये अब से कितनी देर पहले की बात है, क्या मालूम हो सका इस धमाके के बारे में? कोशिश करेंगे आतिफ से बात कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक खबर सवेरे सवेरे ये आई है। सिब्बी में कुमड़ी पुल का इलाका, इसके बिल्कुल करीब है बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी, इसके करीब धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में जानी नुकसान हुआ है और कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सिब्बी से खबरें आ रही हैं कुमड़ी पुल के करीब का इलाका, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी, इसके बहुत करीब, बहुत पास ये बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। धमाके में 4 एहलकार शहीद हुए, 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू के लिए कोशिशें अभी की जा रही हैं और इस इलाके को मुहासरे में भी लिया गया है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, वो भी पहुँच गई है। इस सब के साथ साथ ये भी हुआ है कि BDS के अमले को तलब किया गया है ताकि इस इलाके को देखा जा सके, जांचा जा सके और धमाके के मकाम से लोगों को भी थोड़ा सा दूर रखा जा सके। आतिफ हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद आतिफ, आप क्या बता सकते हैं अभी इस धमाके के बारे में? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का जिला सिब्बी है। यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले ये वाकया पेश आया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस थी जो अपनी ड्यूटियों पर जो एहलकारों को लेके जा रही थी, इस बस को निशाना बनाया गया है। धमाका हुआ है बस के करीब जो है और ये धमाके के नतीजे में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और 4 एहलकार अब तक इस वाकये में जिनकी शहादत की कंफर्मेशन की गई है और 15 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी है बताया जा रहा है। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर
दिया गया है, जबकि पुलिस और एफसी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया है। धमाका किस नौयत का था, इस हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तहकीकात भी जारी हैं। और करीबी कुछ अस्पताल के बारे में भी बता दीजिए, जख्मियों की नौयत कैसी, उनके जख्मों की कुछ इस बारे में मालूमात मिली हो? जी, तमाम लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के मुताबिक, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, हमारे साथ ही आतिफ हमारे साथ थे और हमें इस बारे में बता रहे थे। सिब्बी से धमाके की खबरें आ रही हैं, इसमें 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इसके बारे में ही मालूमात मिल रही हैं। आप समा पर इसकी कवरेज भी जान सकेंगे। हम सियासी मामलात पर इससे पहले बात कर रहे थे, आयशा बख्श हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमें वक्त दे रही थी इस बारे में। तो जनाब, ये आज की खबरें थी, ये अब तक की खबरें थी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।